नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के माध्यम से बीते समय में जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उन सभी को आप तक लाने का प्रयास रहता है। और इसमें हम एमसीक्यू और उसकी व्याख्या के माध्यम से खबरों तक आपको पहुंचाते हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो डेली करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बने वो आप सही कर सकें। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट, नचिकेत मोर समिति का संबंध वित्तीय समावेशन से है। दूसरा स्टेटमेंट, विभेदीकृत बैंक के अंतर्गत लघु वित्त बैंक एवं भुगतान बैंक शामिल होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, वर्तमान में आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को 75% से घटाकर 60% कर दिया है। अब देखिए जो यह क्यों चर्चा में है, तो वर्तमान में आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को 75% से घटा करके 60% कर दिया है, इसीलिए चर्चा में है। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, तो जो शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, निर्यात ऋण हो गया, शिक्षा हो गया, सामाजिक बुनियादी ढांचा हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, कमज़ोर वर्ग हो गए, इन सभी को प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। यानी बैंकें अपने कुल ऋण का लगभग 60% जो है इन प्राथमिकता क्षेत्र वाले को ऋण देंगी, उसके बाद ही अन्य ऋण देंगी। तो नचिकेत मोर समिति जो है ये 2013 में गठित हुई थी और इन्होंने रिपोर्ट दिया था 2014 में, और इन्होंने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए बल दिया था, अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, विभेदीकृत बैंक के अंतर्गत लघु वित्त बैंक एवं भुगतान बैंक शामिल होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। डिफरेंशिएटेड बैंक जो होती हैं उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक दोनों शामिल होती हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, जो जमा और जमाओं को स्वीकार करती हैं, यानी डिमांड डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट इन सभी को स्वीकार करती हैं और ऋण भी देती हैं। लेकिन वहीं जो है जो आपकी भुगतान बैंक है ये जो है जमा तो स्वीकार करती हैं लेकिन यह ऋण नहीं दे सकती हैं, ठीक है। सावधि जमा को स्वीकार नहीं करती, यानी रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है उसे स्वीकार नहीं करती हैं। और भुगतान बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, फिनो बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, एनएसडीएल बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, ये सब किस में आते हैं, भुगतान पेमेंट बैंक में, ठीक है। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पूछ क्या रहा है, सही विकल्प का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, उपयुक्त तीनों। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो चर्चा में क्यों है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी पीएसएल मानदंडों में ढील दी है। चालू वित्त वर्ष से लघु वित्त बैंकों के लिए पीएसएल ऋण लक्ष्य को उनके ऋण का 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग विभेदीकृत बैंक देख लेते हैं। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के तहत विभेदीकृत बैंक वे बैंक हैं जो ग्राहकों के एक विशेष वर्ग को सेवाएं प्रदान करते हैं। विभेदीकृत बैंकों की अवधारणा को भारत में 2013 में आरबीआई द्वारा पेश किया गया था। इन्हें नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था ताकि विशेष सेवाएं या अनोखे उत्पाद प्रदान किए जा सकें जो किसी विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
इसके अंतर्गत लघु वित्त बैंक एवं भुगतान बैंक आते हैं। वित्तीय समावेशन क्या होता है? तो बैंकिंग हो गया, निवेश हो गया, बीमा हो गया, डाक सेवाएं हो गए, पेंशन क्षेत्रों में पहुंच हो गया, उपयोग, गुणवत्ता जैसे आयाम शामिल होते हैं। और आरबीआई के गवर्नर ने अंतर्दृष्टि नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड भी लॉन्च किया था वित्तीय समावेशन के लिए। ठीक है, चलिए, तो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग क्या है? तो इसके अंतर्गत कृषि, एमएसएमई, निर्यात ऋण, ठीक है, शिक्षा, सामाजिक बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा एवं कमजोर वर्ग आदि सम्मिलित होते हैं, जिन्हें प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में प्राइमरी सेक्टर के लिए रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं होगा, ठीक है, एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 2024 में पहली बार पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है कि 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय इसमें 28.14 लाख मतलब विद्यार्थी लेने वाली मतलब प्रवेश लेने वाली लड़कियों की संख्या आर्ट्स यानी 27.24 लाख लेने वाली लड़कियों की संख्या से ज़्यादा थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, हालांकि अब भी विज्ञान विषय अपनाने में लड़कों की संख्या लड़कियों से ज़्यादा है, लेकिन यह अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। 2024 में विज्ञान स्ट्रीम से पास करने वाले सभी छात्रों में से 46% लड़कियां थीं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 के अनुसार उच्चतर शिक्षा में विज्ञान विषय को 52.1% लड़कियों ने अपनाया था। तो इस संदर्भ में क्या करना है, हमें सही विकल्प का चयन करना है, इसलिए यह तीनों विकल्प सही हैं। और अभी गवर्नमेंट ने ये शिक्षा मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है और जिसमें स्टेम के अंतर्गत नामांकन बढ़ा है। ठीक है, अब लड़कियां आर्ट्स की बजाय साइंस विषय को ज़्यादा चुन रही हैं। स्टेम शिक्षा में लैंगिक समानता की ओर रुझान हुआ है। स्टेम का मतलब हो गया साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मेडिकल। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 2024 में पहली बार पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है कि 12वीं की कक्षा में विज्ञान विषय 28.14 लाख जो है छात्राएं इसमें प्रवेश ली हैं। लेने वाली लड़कियों की संख्या आर्ट्स में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या कितनी है? 27.24 लाख लेने वाली लड़कियों की संख्या से ज़्यादा है। यह पारंपरिक लैंगिक प्रवृत्ति में एक बड़े बदलाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि विज्ञान केवल लड़कों का विषय है, लेकिन अब देश भर की लड़कियां भी इसे पूरे उत्साह से अपना रही हैं। स्टेम है क्या? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। मेडिकल मैंने बोल दिया था, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, में महिलाएं की बात करें तो अब भी विज्ञान विषय अपनाने में लड़कों की संख्या लड़कियों से ज़्यादा है, लेकिन यह अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन यह अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। 2024 में विज्ञान स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाली सभी छात्रों में से 46% लड़कियां थीं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 के अनुसार उच्चतर शिक्षा में विज्ञान विषय को 52.1% लड़कियों ने अपनाया था। मेडिकल क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी लड़कों के बराबर है और इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड जैसे सीमित लैंगिक भूमिकाएं, रोल मॉडल की कमी, विज्ञान में कम महिला नेतृत्व दिखाई देने से लड़कियों की प्रेरणा कम होती है, कार्यस्थल पर असमानता यानी भेदभावपूर्ण कार्य संस्कृति आदि, ये सब कुछ चुनौतियां हैं। स्टेम में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता क्यों है? तो इस संदर्भ में बात करें तो स्टेम में लैंगिक समानता और विविधता सुनिश्चित करने के लिए, लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के लिए उनकी वैज्ञानिक क्षमता का
दोहन करने के लिए आदि ये आवश्यक हो जाता है कि स्टेम में लड़कियों का नामांकन बढ़े। स्टेम को बढ़ावा देने के लिए कुछ शुरू की गई कुछ पहल भी हैं, जैसे विश्व किरण योजना। यह योजना महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में नवाचार एवं अग्रणी शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वहीं क्यूरी पहल, इसका उद्देश्य महिला विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना है, ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होनहार छात्राओं को आकर्षित किया जा सके, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके और उन्हें आगे भी इस क्षेत्र में बनाए रखा जा सके। क्यूरी पहल के अंतर्गत विज्ञान ज्योति पहल शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लड़कियों को स्टेम में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 विकासशील देशों में निवेश की कमी नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो पहला ऑप्शन ए कह रहा है IMF, ऑप्शन बी कह रहा है FAO, ऑप्शन सी कह रहा है UNDP, ऑप्शन डी कह रहा है अंकटाड। तो इसे जो है अंकटाड ने जारी किया है। चलिए, तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार विकासशील देशों में निवेश की कमी बताई गई है, जो 2030 के लक्ष्यों को खतरे में डाल रही है। अब ये 2030 का लक्ष्य कौन सा है? SDG लक्ष्य। तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी पूर्ववर्ती अंकटाड ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक स्तर पर मौजूद अनिश्चितता निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। यह विकासशील देशों के लिए 2030 के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को हासिल करना मुश्किल बना सकता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में गिरावट दर्ज की गई है। 2024 में वैश्विक FDI 11% घटकर $1.5 ट्रिलियन रह गया था। शीर्ष 20 प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में से अधिकांश में FDI का प्रवाह घटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता बना रहा, जबकि भारत 16वें स्थान पर रहा है। FDI वृद्धि असमानता रही है, यानी उदाहरण के लिए अफ्रीका में FDI में 75% की बढ़ोतरी हुई, जो मुख्य रूप से मिस्र में एक बड़े प्रोजेक्ट के कारण थी, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में कुल FDI प्रवाह में 12% की गिरावट दर्ज की गई है। रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों में निवेश में ठहराव हुआ है। बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी उन क्षेत्रों में स्थिर हो रही है या उन क्षेत्रों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले उद्योग। इन सबों में क्या हो रहा है? रोजगार कम हो रहे हैं। SDG से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश में भारी गिरावट हुई है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो SDG को हासिल करने के लिए जरूरी क्षेत्रों में निवेश में तेज गिरावट देखी गई है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 31% की गिरावट दर्ज की गई है और जल व स्वच्छता क्षेत्र में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। विकासशील देशों में SDGs को हासिल करने के लिए हर साल लगभग 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर कमी दर्शा रहा है यह रिपोर्ट। ठीक है, इसका कारण क्या है कम निवेश का? तो भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है, जैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच में बना हुआ है, उधर रूस और यूक्रेन के बीच में बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ इधर म्यांमार और बांग्लादेश में जो है राजनीतिक उठापटक हुई है, ये कारण है। देशों के बीच ट्रेड वार चल रहा है, औद्योगिक नीतियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा है और वित्तीय जोखिम व अनिश्चितता के कारण लंबे समय के लिए निवेशकों का भरोसा कमज़ोर हो रहा है। जाहिर सी बात है, जिस भी देश में स्थिरता बनी रहती है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे स्ट्रैटेजिक रूप से हो या औद्योगिक स्थिरता हो, वहाँ पर लोग निवेश करना चाहते हैं। लेकिन जब वहाँ पर अस्थिरता दिख रही है विश्व में इस तरीके से, तो लोग निवेश कम करते हैं। इसमें कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों की भूमिका को और मजबूत करना चाहिए, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए गारंटी
हाइब्रिड पूंजी और जोखिम कम करने वाले उपकरणों के उपयोग को बढ़ाना चाहिए। अंकडाट के बारे में देख लेते हैं, जिसने यह रिपोर्ट जारी की है। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विशेष रूप से विकासशील देशों में सतत विकास को बढ़ावा देना है। अंकटाड का कार्य 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। कौन कौन से? तो व्यापार एवं विकास करना, निवेश और उद्यमिता को बढ़ाना, तकनीकी और नवाचार करना, समष्टि अर्थशास्त्र और विकास नीतियां अपनाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया है। यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में जेंडर उत्तरदायी योजना को मजबूत करना है। ऑप्शन 3 कह रहा है, भारत ने 2005-2006 में अपना पहला लैंगिक बजट अपनाया जो संसाधन आवंटन में लैंगिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इस संदर्भ में गलत कथन की बात कर रहा है, तो यहाँ हम थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे। उपर्युक्त तीनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो लैंगिक बजट के बारे में बात कर रहा है। अभी जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट सही है। यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में जेंडर उत्तरदायित्व योजना को मजबूत करना है। और भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत 2005-06 के बजट में की गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो जेंडर बजटिंग नॉलेज हब नवीनतम समाचार की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया है जो एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में जेंडर उत्तरदायित्व योजना को मजबूत करना है। लिंग बजट ज्ञान केंद्र की बात करें जो अभी लॉन्च किया गया है, तो जेंडर बजटिंग या लिंग बजट नॉलेज हब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो समावेशी विकास के लिए पूरे भारत में जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग और बजटिंग प्रथाओं को बढ़ावा देता है, यानी लैंगिक असमानता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब नवीनतम समाचार की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया है जो एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में जेंडर उत्तरदायित्व योजना को मजबूत करना है। यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे देश भर में लिंग संवेदनशील योजना को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों को उपकरणों के एक केंद्रीकृत भंडार के साथ सशक्त बनाना है जिसमें नीति, संक्षिप्त विवरण, सर्वोत्तम अभ्यास और लिंग विभाजित डेटा शामिल है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर योजना और बजट के सभी चरणों में लिंग लेंस की एकीकरण का समर्थन करने के लिए यह लाया गया है। यह पोर्टल हितधारकों को साक्ष्य आधारित उपकरणों से लैस करेगा ताकि योजना और बजट में लैंगिक दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से एकीकृत किया जा सके। भारत में लिंग बजट की बात करें तो जेंडर बजटिंग जेंडर को मुख्य धारा में लाने का एक साधन है जो संपूर्ण नीति प्रक्रिया पर जेंडर लेंस लागू करता है। इसमें लिंग संवेदनशील सूत्रीकरण, संसाधन आवंटन और महिलाओं द्वारा अपने पूरे जीवन चक्र में सामना किए जाने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए निरंतर निगरानी शामिल है। भारत ने 2005-06 में अपना पहला लैंगिक बजट अपनाया जो संसाधन आवंटनों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पिछले 11 वर्षों में लिंग बजट आवंटन में 4.5 गुना वृद्धि हुई है। 2014-15 में 0.98 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लिंग बजट
का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है? तो केंद्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित नोडल प्राधिकरण लिंग बजट कार्यान्वयन का नेतृत्व करते हैं। महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण वित्त या योजना विभाग भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग बजट कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिला उप समितियाँ भी योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा करने और समन्वय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय हैं। इन केंद्रों में कम से कम एक लिंग विशेषज्ञ का होना आवश्यक है, यानी एक महिला होना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्टेबल कॉइन एक तरह की क्रिप्टो परिसंपत्ति है, यानी क्रिप्टो एसेट होती है जिसकी कीमत किसी दूसरी संपत्ति से जुड़ी होती है। अमेरिकी सीनेट ने स्टेबल कॉइन्स को बढ़ावा देने के लिए गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स यानी जीनियस अधिनियम पारित किया है। तो इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है नहीं एक और नहीं दो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है, एक और दो दोनों। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो स्टेबल कॉइन अभी अमेरिकी सीनेट ने स्टेबल कॉइन्स को बढ़ावा देने के लिए गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स अधिनियम पारित किया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीनियस बोल रहे हैं। स्टेबल कॉइन होते क्या हैं? तो स्टेबल कॉइन एक तरह की क्रिप्टो परिसंपत्ति यानी क्रिप्टो एसेट होती है जिसकी कीमत किसी दूसरी संपत्ति से जुड़ी होती है, जैसे अमेरिकी डॉलर या सोना। जैसे ये एक हो गया स्टेबल कॉइन और इसके बदले कुछ सोना निर्धारित कर दी जाए। अब ये सोने की वैल्यू बढ़ेगी तो इस कॉइन की भी वैल्यू बढ़ेगी, अगर इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी भी वैल्यू घटेगी। तो यह क्या है, इसके अनुसार ही होगा। बिटकॉइन जैसी अस्थिर क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले स्टेबल कॉइन की कीमतें ज़्यादा स्थिर होती हैं, क्योंकि ये कीमत में उतार चढ़ाव को कम करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इन्हें लेन देन, बचत और पारंपरिक वित्तीय प्रणाली और क्रिप्टो इकोसिस्टम के बीच पुल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। होर्मुज जलडमरू मध्य 100 किलोमीटर से भी कम चौड़ाई वाला एक चैनल है जो ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसके कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% और तरलीकृत यानी LNG की बात कर रहा है, ठीक है, का आयात 54% होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। तो द हिंदू का आज का पेपर जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको, आज का पेपर नहीं कल का पेपर जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त तीनों। तो ये उपर्युक्त तीनों है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो इसकी अवस्थिति को देख लें। तो अवस्थिति कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये रहा, ठीक है। अब ये ईरान को ओमान से अलग करता है, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ ओमान और इधर में अरब सागर हो जाता है और ये पर्शियन गल्फ को जोड़ता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए निर्णायक चोक पॉइंट ईरान इजराइल युद्ध का एक और शिकार हो सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य 100 किलोमीटर से भी कम चौड़ाई वाला एक चैनल है जो ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। और अभी शायद ईरान के जो प्रमुख हैं उन्होंने इसे बंद भी कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पर जो ईरान के 3 परमाणु संवर्धित स्टेशन थे उन पर हमला किया है, ठीक है। तो शायद अभी बंद भी हो चुका है। अब इसे हम कल जो है डेली करंट अफेयर में शामिल करेंगे। हालांकि यह वैश्विक मंच पर एक बड़ा महत्व रखता है, जो सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE, कतर और
ईरान जैसे फारस की खाड़ी के तटीय देशों से तेल और प्राकृतिक गैस के लिए दुनिया की बाकी हिस्सों में एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 1/4 हिस्सा इस चैनल से होकर के गुजरता है, जिसकी चौड़ाई 55 किलोमीटर से 95 किलोमीटर है। औसतन स्ट्रेट ने 2024 में प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल प्रवाह देखा गया है। यह जलडमरू मध्य ईरान के बगल में स्थित है, जो वर्तमान में इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष में लिप्त है, क्योंकि इजराइल ने 13 जून 2025 को प्रमुख परमाणु और सैन्य स्थलों पर बमबारी की थी। ईरान ने मिसाइल हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। अतीत में ईरान ने संघर्ष के समय जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी थी और सिग्नल जाम करने और अन्य जवाबी उपायों के जरिए जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध में टैंकर और खाड़ी देश क्षेत्र में मालवाहक जहाज़ों पर दोनों देशों द्वारा हमला किया गया, जिसके कारण अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और कुवैती टैंकरों को उनके युद्ध पोतों द्वारा बचा लिया गया। इस बात की चिंता पैदा हो गई है कि ईरान इस युद्ध की रणनीति का अनुसरण कर सकता है, जिसे टैंकर युद्ध कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक 91.35 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 20 जून 2025 को किया गया। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, और इसका निर्माण नहाई द्वारा नहीं किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, तो इसलिए यह गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है न ही एक और न ही दो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एक सही है, इसलिए और राइट आंसर हमारा ए हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक 91.35 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 20 जून 2025 को किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यात्रा को पूरी तरह बदलने जा रहा है, क्योंकि यह यात्रा समय को काफ़ी कम करेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। एक्सप्रेसवे न केवल गति और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, बल्कि सड़कों और यात्रियों दोनों की व्यापक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपी ईडा द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो नहाई द्वारा नहीं बना है। पूर्वी यूपी में बढ़ता सड़क नेटवर्क और संपर्क की बात करें तो यह नया एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर गांव को आजमगढ़ के सालारपुर गांव से जोड़ता है। तो गोरखपुर का जैतपुर गांव और आजमगढ़ के सालारपुर गांव को ये जोड़ेगा। संचालन प्रारंभ होने पर गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा का समय घट करके लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा, जो पहले 5 घंटे से अधिक था। बेहतर संपर्क से वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्रों की यात्रा भी आसान होगी। यह व्यक्तिगत और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की यात्रा को अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाएगा। सुरक्षा विशेषताओं की बात करें तो प्रशिक्षित पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित एसयूवी वाहनों का एक समर्पित सुरक्षा बेड़ा आपात स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए एक्सप्रेसवे पर गश्त करेगा, यानी पेट्रोलिंग करता रहेगा, और प्रत्येक 45 किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस तैनात की जाएगी ताकि त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके। वाहनों की खराबी और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए क्रेन और हाइड्रा वाहन भी उपलब्ध रहेंगे। एक्सप्रेसवे पर एक उन्नत ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली यानी एटीएम्स लगाई जाएगी। एटीएम्स में सीसीटीवी कैमरे, गति निगरानी उपकरण और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान तकनीक शामिल होगी। यह प्रणाली यातायात के सुचारू प्रवाह और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। सुविधा और संरचना की बात करें तो एक्सप्रेसवे में 4 लेन होगी, जिन्हें भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसमें 7 फ्लाईओवर, ठीक है, और 34 पुल शामिल होंगे, जो सुगम संपर्क सुनिश्चित करेगा। वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए कई अंडरपास प्रदान किए गए हैं, जिससे सुरक्षा और पहुंच में सुधार होगा।
इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे? तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले में, गोरखपुर बाईपास पर जैतपुर गांव को आजमगढ़ जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सालारपुर गांव यानी जलालपुर के दक्षिण से जोड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश के 4 जिलों यानी गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजरेगा। इसका निर्माण जो है इस मार्ग का निर्माण लागत जो है भूमि के लागत को छोड़कर यानी जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है उसको छोड़ करके कितना है? लगभग 3024 करोड़ रुपए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो डायमंड लीग प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए कह रहा है 85.10 मीटर, ऑप्शन बी 87.88 मीटर, ऑप्शन सी 86.62 मीटर, ऑप्शन डी 88.16 मीटर। तो अभी जो है नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर भाला फेंककर खिताब अपने नाम किया है। कौन सा? डायमंड लीग प्रतियोगिता। तो ओलंपिक में 2 बार के पदक विजेता भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर की दूरी पार किए बिना ही जर्मनी के अपने कड़े प्रतिद्वंदी जूलियन वेबर को हराकर 2 साल में अपना पहला डायमंड लीग खिताब जीता है। तो किसे हराया है? जूलियन वेबर को। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। शुक्रवार देर रात संपन्न प्रतियोगिता में 27 वर्षीय चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 88.16 मीटर की दूरी तय कर खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में कई स्टार खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 5 ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो 90 मीटर की दूरी तय कर चुके हैं। चोपड़ा का दूसरा थ्रो 85.10 मीटर था। उन्होंने अपने अगले 3 प्रयासों में फाउल किया। ठीक है, उन्होंने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 82.89 मीटर का थ्रो किया। वेबर 87.88 मीटर के अपने शुरुआती प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं ब्राज़ील के लुइस मैरिसिसो दा सिल्वा ने 86.62 मीटर के अपने तीसरे प्रयास के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। लगातार 2 ओलंपिक में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले चोपड़ा ने बाद में प्रसारणकर्ता से कहा, मैं अपने थ्रो से खुश हूँ। आज मेरा रन अप बहुत तेज था। मैं अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन मैं परिणाम और पहले स्थान पर रहकर खुश हूँ। चोपड़ा ने डायमंड लीग में अपना आखिरी खिताब जून 2023 में लुसाने में 87.66 मीटर के थ्रो के साथ जीता था। उसके बाद वह डायमंड लीग की 6 प्रतियोगिताओं में दूसरे स्थान पर रहे थे। हरियाणा के स्टार खिलाड़ी ने डायमंड लीग के पेरिस चरण में पहली बार जीत हासिल की थी। उन्होंने आखिरी बार 2017 में जूनियर विश्व चैंपियन के रूप में पेरिस डायमंड लीग में भाग लिया था और 84.67 मीटर थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रहे थे। चोपड़ा ने अपने आगामी कार्यक्रम के बारे में कहा कि मैं 4 दिन बाद 24 जून को गोल्डन स्पाइक एथलेटिक मीट में भाग लूँगा। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस डेली करंट अफेयर का लाभ ले रहे होंगे और अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे। ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप सभी से विशेष अपील है कि जो भी आपके साथी हैं, दोस्त यार हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक चैनल है या टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी इस चैनल को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं इन्हीं सब बातों के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।